चलिए आज का हमारा नया टॉपिक है दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड ना ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ना एट ए पॉइंट प्रेजेंट ऑन इक्वाटोरियल पोजीशन ना हमें आज इस टॉपिक के अंतर्गत इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट पर न जो इक्वाटोरियल पोजीशन में प्रेजेंट हो न किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ना फिर से नाउ वी हैव स्टडीड न टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक field now at a point due to an electric dipole now which is present now on equatorial position। ठीक मतलब एक आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से इसके इक्वाटोरियल पोजीशन में कोई पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए लेट कर लेते हैं कि आपको ये फिगर में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है तो ओ से पी का डिस्टेंस कितना मेरा है आर है, ओ से ए का डिस्टेंस और ओ से बी का डिस्टेंस कितना है ना एल है, ए से पी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा तो ए पी पाइथागोरस थ्योरम से कितना ये आर है ये एल है तो ये वाला ए पी कितना होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा ना ए पी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उतना ही ये बीपी भी होगा चूंकि बीपी में भी ये आर है ये एल है तो ये पाइथागोरस थ्योरम से इतना हो जाएगा। अब जो मैंने बात बोला है कि अगर प्लस ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से हमें पी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग बस कुछ नहीं करना है, ये प्लस क्यू चार्ज के द्वारा आप पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए, फिर माइनस क्यू चार्ज के द्वारा इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। लेकिन जनाब याद रहे कि ऐड करने के लिए वेक्टर सम का प्रयोग करेंगे, मतलब वेक्टर मेथड से ऐड करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बाबू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसलिए वेक्टर क्वांटिटी का हम लोग वेक्टर मेथड से ही एडिशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए जो हम लोग अभी पढ़े उसी को लैंग्वेज के रूप में मैं आपको यहाँ पर लिख दिया हूँ कि इन द गिवन फिगर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन एंड ए पॉइंट पी इज प्रेजेंट ऑन इट्स इक्वाटोरियल पोजीशन एंड वी हैव टू फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। फॉर दिस इसके लिए करेंगे क्या तो फॉर दिस मतलब इसके लिए वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। हम लोग पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे किसके वजह से तो ड्यू टू बोथ चार्जेज ना दोनों चार्जेज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज के वजह से एंड देन और तब ऐड देम उनको जोड़ देंगे बाय वेक्टर मेथड से उनको जोड़ देंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या टू द पॉइंट आते हैं। सबसे पहले किस चार्ज के द्वारा आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे प्लस क्यू चार्ज के द्वारा ना इस पी पॉइंट पर निकालेंगे, फिर माइनस क्यू चार्ज के द्वारा पी पॉइंट पर निकालेंगे। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज तो उसको सपोज करते हैं E1 तो E1 बराबर 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्यू बाई आर स्क्वायर के जगह ये प्लस क्यू के चलते पी पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो बी से पी की दूरी लेंगे ना, बी से पी की दूरी प्लस क्यू से पी की दूरी मतलब बी से पी का दूरी लेंगे डिस्टेंस लेंगे तो 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर मतलब क्यू बाई बी पी स्क्वायर और 1/4 क्यू बाई 1/4 क्यू बाई सॉरी यहाँ पे क्यू हो जाएगा क्यू बाई बीपी का स्क्वायर। तो बाबू एक बात बताइए, ये देखिए बीपी आपका कितना दिया हुआ है बीपी बी से पी तो बी से पी मैंने वही ना होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बीपी है दिया हुआ है तो इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये स्क्वायर कीजिएगा तो भाई रूट हट ना जाएगा तो बचेगा सिर्फ कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये समझ गए। चलिए अच्छा डायरेक्शन किधर होगा, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायरेक्शन आपको बताना बहुत जरूरी है तभी ना आप वेक्टर सम कीजिएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन किधर होगा इसका तो आइए डायरेक्शन के लिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता करना हो तो इसके लिए हम बताए थे कि आप जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता करना उस पॉइंट पे
यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख करके आप देखिए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख करके देखिए, रख दिए और देखिए ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इस चार्ज के वजह से जिस डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगा, जिस डायरेक्शन में भागना शुरू कर देगा ना, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो प्लस क्यू चार्ज के द्वारा ये प्लस क्यू क्या होगा, रिपेल होगा, रिपेल होगा किधर की ओर, ऐसे रिपेल होगा, इस डायरेक्शन में रिपेल होगा। ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज को आगे की ओर ऐसे धक्का देगा, तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे धक्का देगा ना, तो बी से पी की तरफ होगा, बी से पी की तरफ। तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है कि डायरेक्शन टुवर्ड बी टू पी, ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट। अब किसके चलते निकालेंगे, तो एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो माइनस क्यू चार्ज के वजह से निकालेंगे तो 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्यू के जगह देखिए, यहाँ देखो एक बात बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कंफ्यूज कभी नहीं होइएगा कि सर आप माइनस क्यू नहीं लिखते हैं, माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन लिखा जाता है। तो अगर हम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो एकदम इतना ही होगा, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है आपको, 1/4πε क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। ठीक, अब बात रहेगा कि सर माइनस नहीं लिखे, तो मैग्नीट्यूड इतना है और माइनस के लिए हम डायरेक्शन लिख दे रहे हैं, डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या है, उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन लिख दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, बस मैग्नीट्यूड लिख ही दिए, डायरेक्शन लिख ही दिए, तो माइनस साइन का यहाँ पर वैल्यू नहीं होता है। तब फिर आप तो तुरंत पूछ दीजिएगा हमसे कि सर आप पोटेंशियल निकालते समय न 1/4πε माइनस क्यू बाई आर क्यों लिखते थे सर, तो हम वहाँ पर जवाब देंगे कि माइनस अगर चार्ज रहता है ना, तो माइनस चार्ज, जैसे माइनस क्यू चार्ज के चलते अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो 1/4πε0 माइनस क्यू बाई आपको AP लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि माइनस चार्ज के वजह से पोटेंशियल भी माइनस होता है, मतलब निगेटिव चार्ज के वजह से जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है वो निगेटिव होता है, इसलिए माइनस हमको लगाना पड़ रहा था। ठीक है, प्लस चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो प्रोड्यूस होगा वो प्लस होता है, इसलिए उसमें प्लस लगा रहता है। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में वैसा बात नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं चार्ज का और डायरेक्शन लिखा जाता है जनाब। तो चलिए क्यू बाई AP का स्क्वायर, AP तो आप समझ ही रहे हैं, क्यू बाई AP का स्क्वायर, चूंकि माइनस क्यू से P पॉइंट की दूरी AP, और AP का स्क्वायर करेंगे तो भैया AP है आपका इतना, और वह स्क्वायर की जगह तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा R² प्लस L स्क्वायर ही। ठीक, अब बात रहा डायरेक्शन के, तो डायरेक्शन के लिए आपको बताया गया है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आपको P पॉइंट पर रख करके देखना पड़ेगा। तो P पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम लोग तो रख दिए हैं, ऑलरेडी रख दिए। तो अब बताइए ये प्लस क्यू चार्ज को ये माइनस क्यू चार्ज किधर किधर अट्रैक्ट करेगा, इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा ना, ऐसे इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब माइनस क्यू के वजह से प्लस क्यू पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो डायरेक्शन उसका इधर हो जाएगा, यानी E2 इधर हो जाएगा। बात समझे, ठीक है। तो चलिए अब हमको क्या करना है, ये E1 है और ये E2 है, दोनों को न ऐड कर देना है, लेकिन न वेक्टर मेथड से ऐड करेंगे। ठीक है, अब जो मैं बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो एकदम एक टक देखिएगा, एक नज़र भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको समझने में परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए अब हमको E1 और E2 को जोड़ना है, लेकिन वेक्टर मेथड से जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप देख लीजिए कि E1 और E2 दोनों जो है सेम है, 1/4πε क्यू बाई इतना R² प्लस L स्क्वायर, और E2 का भी वैल्यू 1/4πε क्यू बाई R² प्लस L स्क्वायर। तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है, एक का डायरेक्शन B से P की तरफ है, B से P की तरफ, एक का डायरेक्शन इधर की ओर है, ऐसे जा रहा है B से P की तरफ, और दूसरे का डायरेक्शन इधर जा रहा है। तो डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है।
तो अब यहाँ पे हमें सटा कॉस हटा साइन ये मेथड का प्रयोग करके E1 और E2 को तोड़ना पड़ेगा, मतलब कंपोनेंट इन लोग का फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए कंपोनेंट फाइंड करने के लिए हम लोग थीटा मानेंगे। तो ये मान लेते हैं एंगल थीटा, तो बोलिएगा ये भी थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भैया याद रखिए AP और BP दोनों का वैल्यू बराबर है। AP और BP दोनों का लंबाई लेंथ बराबर ना है। देखिए यहाँ पे AP बराबर BP बराबर √r² प्लस l², तो ये बराबर है, तो बराबर हो गया, तो आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया। आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड बराबर है तो उनके सामने वाला एंगल भी बराबर होगा। ठीक, तो ये थीटा ये भी थीटा। अब हम चाहते हैं कि E1 और E2 का जो कंपोनेंट तोड़े वो AB के पैरेलल तोड़ते हैं। तो देखिए मान लेते हैं हम E1 को ऐसे ऐसे एक यहाँ पर पैरेलल लाइन ऐसे करते हैं। ठीक है, बताइए तो ये जो लाइन है ये लाइन किसके पैरेलल है समझिएगा, ये लाइन AB के पैरेलल है। ठीक है, तो देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए एक मैं बात बता रहा हूँ, आप उल्टा फिगर आप देखिएगा इस ट्रायंगल में ऐसे ऐसे देखिए ये ट्रायंगल पूरा है, ए ऐसे करके ट्रायंगल है और ये पूरा का पूरा एंगल जो बन रहा है वो है एक्सटर्नल एंगल ना, बहिष्कोण जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। तो ये थीटा है ये थीटा है, तो जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये थीटा है ये थीटा है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, थीटा हो जाएगा, इतना नो डाउट कंफर्म। तो चलिए अब मैं बता रहा हूँ कि ये थीटा तो पूरा ये दोनों जो है थीटा थीटा ये 2 थीटा हो गया, 2 थीटा हो गया, लेकिन इतना भाग थीटा होगा और इतना भाग भी थीटा होगा। आप बोलिएगा सर अपने से बांट कैसे दिए, तो बांटने का यहाँ पर वजह ही है कि देखिए अगर ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के तो ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा ना, कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, देख रहे हैं ना, हो जाएगा। तो ये थीटा अब चूंकि देखिए ये थीटा हो गया और पूरा एंगल ये पूरा मेरा 2 थीटा था, तो ये भी क्या होगा 2 थीटा ही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब मैं कंपोनेंट तोड़ता हूं, तो ये E1 है तो E1 इसके साथ सटा हुआ है, तो हम लिख देंगे E1 cos थीटा सटा cos E1 cos थीटा, और E1 cos थीटा हटा क्या है, हटा ऐसे है, हटा इधर की ओर है, तो E1 साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ में आया? उसी तरह से E2 इधर की ओर है, E2 इसके साथ सट के बना रहा है थीटा कोण ऐसे, तो इधर ही E2 भी इधर ही आएगा। देखिए E1 भी मेरा इधर आया है, E2 भी इधर आएगा, तो E2 cos थीटा, और हटा साइन तो हटा साइन इधर आएगा, E2 साइन थीटा। समझ में आया? तो अब यहाँ पर एक बात है कि देखिए E1 E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा, ये दोनों क्या हो जाएगा, अपोजिट है ना। देखिए ध्यान से, E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो बच जाएगा मेरा क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बच जाएगा, तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा बचेगा, दोनों को हम जोड़ देंगे। बात समझ में आया? E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा दोनों मेरा कट गया, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा मेरा बच जाएगा, तो इन लोग को हम जोड़ देंगे और यही मेरा क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन लोग तो कट गया ना। कंपोनेंट अच्छे से समझिएगा आप लोग, ठीक है। अब चलिए मैं बता रहा हूं, तो यहाँ पर अब लैंग्वेज में जो मैं समझाया उसी को लिख दे रहा हूँ कि नाउ E1 एंड E2 आर सेम इन मैग्नीट्यूड। E1 और E2 का वैल्यू जो था मैग्नीट्यूड में सेम था, और इफ़ वी ब्रेक दीज इनटू कंपोनेंट्स, अगर हम इनको कंपोनेंट में तोड़ते हैं तो देन देयर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उनका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है कौन कौन, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा विल बी कैंसिल आउट ईच अदर and the total resultant electric field at P will be due to the horizontal component। मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होरिजेंटल कंपोनेंट, इसके पैरेलल कंपोनेंट E1 cos थीटा और E2 cos थीटा से हमको मिलेगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दैट इज बाय क्या, E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा। सो द
टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ना एट पॉइंट पाई विल बी ई बराबर E1 cos थीटा E2 cos थीटा जोड़ दीजिएगा। फिलहाल देखिए आप लोग यहाँ तक नोट कीजिएगा, मैं अगले क्लास में यहीं से स्टार्ट